नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 66th बीपीएससी प्री का पहला मॉक टेस्ट, जिसमें 50 बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कई फ्री और पेड ग्रुप्स टेलीग्राम और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिनको आप इस लिंक पर और इन 2 नंबर्स के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? शिलालेखों का, बिल्कुल सही। प्राचीन और मध्यकालीन हस्तलेखों का, बिल्कुल सही। मानचित्र निर्माण का, बिल्कुल गलत। और भाषा के इतिहास का, बिल्कुल नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन आपको बीपीएससी में ही देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना है। इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरालेख यानी कि आर्काइव्स होता क्या है। बेसिकली ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहां पर हम आलेखों का संग्रह करते हैं, उन जगहों को हम पुरालेख या आर्काइव्स कहते हैं। ओके, और वो शिलालेख की फॉर्म में भी हो सकते हैं और हस्तलेखन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर मैप क्रिएशन, इसको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। ओके, और हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। क्या कहते हैं? डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नोट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। नगरीय सभ्यता, बिल्कुल सही। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, बिल्कुल सही। पीतल युगीन, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीतल युगीन यानी ब्रास एज, नहीं, ये तो थी ब्रॉन्ज एज। ओके, क्या थी? ब्रॉन्ज एज। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। राखी गढ़ी इज द स्मॉलेस्ट साइट। ना, ये तो लार्जेस्ट साइट है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमें एक गलत मिल गया यहाँ पर। और क्वेश्चन में भी वही पूछा था कि इन्होंने कि इनमें से गलत कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, अग्निमित्र शुंग, वासुदेव। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ये हमें पता है कि मौर्य काल के बाद शुंग काल आया। तो अब बचे यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक पुष्यमित्र शुंग और दूसरा अग्निमित्र शुंग। तो अब जब इन दोनों में से, तो ये थे पिता और ये हैं पुत्र, तो इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग काल की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। गुप्त साम्राज्य में कौमारमात, कौमारमात एक पोस्ट का नाम है। और इस तरह की कई सारी पोस्ट आपको गुप्ता एम्पायर्स में और मौर्यन एम्पायर्स में दोनों में देखने को मिल जाएंगी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं और जो कि आपको याद रखनी है। जैसे कि सीता अध्यक्ष हो गया, शुल्का अध्यक्ष हो गया, अकरा अध्यक्ष हो गया। इस तरह की ये सारी लिस्टिंग है और ये आपको याद करनी चाहिए। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो गुप्त काल में कुमारमात्य थे उच्च अधिकारियों को भर्ती करने वाला प्रमुख। जनरली कुमार मात कौन? प्रिंसेस वगैरह, प्रिंस वगैरह हुआ करते थे। ये जो राजकुमार वगैरह होते हैं, इनको एक पोस्ट दे दी जाती थी और ये इनका एडिशनल फीचर है कि ये हाई ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट खुद एक प्रसिद्ध चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जहांगीर के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि आप एक पेंटिंग लीजिए और उसमें एक कोई चित्रकार लीजिए, उससे चेहरा बनवा दीजिए, उसके बाद किसी एक से हाथ बनवा दीजिए और किसी एक से पैर बना दीजिए। तो जहांगीर के पास ऐसा हुनर था कि ये सिर्फ पेंटिंग देख करके बना सकते थे कि चेहरा इसने बनाया है और हाथ किसी और ने बनाया है और पैर किसी और ने बनाया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि इन्होंने खुद भी कई सारी पेंटिंग्स की हैं। सोम प्रकाश है दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू की गई पत्रिका, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया अखबार, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया अखबार, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका, और उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 2 फैक्ट पता होने चाहिए। एक, ये पत्रिका है या अखबार है। अब आपको मान लीजिए ये पता है कि ये तो एक अखबार है, तो अब जैसे ही हमने ये पता कर लिया कि ये अखबार है, तो आपको सिर्फ 2 ही के बीच में टकराना है और बाकी तो आपने एलिमिनेट कर दिया। तो अब एक ये, और लेकिन ये बिहार पीएससी है तो इसमें अब तीसरा भी है। ओके, तो अब इसमें क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया एक अखबार।
निम्नलिखित में से किसने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन में आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं। एक, राजा राम मोहन राय ने ऐसा किया, और कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किसके कोलैबोरेशन से कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की? तो उसका आंसर हो जाता है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ये दो फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब इस पे बड़ा फोकस करना है आपको। ये बच्चों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जो अभी नए इस फील्ड में आए हैं, और इस पर बहुत फोकस करना है आपको कि यहाँ पर भारतीय वर्ड मेंशन है। अगर ये भारतीय वर्ड मेंशन नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर भारतीय मेंशन है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ओके। हरिपुरा कांग्रेस 1938 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी? नहीं। कांग्रेस ने दो राष्ट्र की थ्योरी को मान लिया? नहीं। योजना आयोग का विचार पहली बार आया? बिल्कुल सही। और सुभाष चंद्र बोस ने इस बैठक की अध्यक्षता की? एकदम सही। तो इसमें जब दो सही हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। आजादी की प्राप्ति के बाद आईएनसी के समापन का सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जेपी नारायण, सुभाष चंद्र बोस। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं कि ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी संगठन जो आज़ादी से पहले काम कर रहा है और लोगों के उसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो अगर आगे भी चलेगा तो अननेसेसरी उसका गलत यूज और भी हो सकता है। तो उनका बस एक यही मानना था कि आईएनसी को हमने जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया था वो पर्पस अगर सॉल्व हो रहा है, खत्म हो जाएगा आज़ादी के बाद, तो इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना है, वरना आप अपना सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु? जावेडी हिल्स, पालनी हिल्स और नीलगिरी हिल्स और अनाईमलाई हिल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीलगिरी हिल्स, जो कि इधर से ईस्टर्न घाट इधर से वेस्टर्न घाट दोनों जब मिलते हैं तो ये है नीलगिरीज इस जगह पर। तो नीलगिरी हिल्स में इधर इधर कर्नाटका आ जाता है, उसके नीचे इधर केरला आ जाता है और तमिलनाडु इस वाले पोर्शन में ऐसा आ जाता है। तो ये नीलगिरी हिल्स इसका आंसर हो जाएगा। द लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिजोरम ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे लैटिट्यूड्स याद रखने हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए किया गया है कि जिसको भी ये पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो 8 राज्य कौन से हैं, वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकता है। क्योंकि मिजोरम है जो, ये त्रिपुरा और मिजोरम दो आखिरी राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। और बचे हुए जो राज्य की बात करें तो राजस्थान से भी करती है, गुजरात से भी करती है, मध्य प्रदेश से भी करती है और छत्तीसगढ़ से भी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाने की बात है। तो कनाडा, चाइना, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो अगर एरिया वाइज ये बात की जा रही है, क्षेत्रफल में आरोही क्रम, तो एरिया वाइज अगर आपको इसको लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद फिर यूएसए, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंडिया, और फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर उसके बाद कजाकिस्तान और फिर उसके बाद सूडान। ये आपके 10 टॉप एरिया वाइज अगर हम लगाएं तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें कनाडा मिल गया, उसके बाद हमको यहाँ चाइना मिल गया फर्स्ट, सेकंड, और फिर उसके बाद यूएसए है ना, ये रहा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये रहा। तो मतलब ये क्रम में ही लगे हुए हैं और इंडिया आपका 7वें नंबर पर है, तो ये क्रम में लगे। तो 1 2 3 4 5 इज द आंसर, ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द लिटोरल स्टेट? ऐसे क्वेश्चंस की हिंदी में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि लिटोरल का वर्ड अगर आपको नहीं पता, वहीं आपने हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अगर देख लिया कि ये सिर्फ तटीय राज्यों की बात कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से इसको मार सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत में गुजरात से तट शुरू हो जाता है, गुजरात के नीचे फिर उसके बाद
महाराष्ट्र आ जाता है, फिर उसके बाद गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटका आ जाता है, फिर केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 लिटोरल स्टेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर इसमें वो इनको चेक करें तो गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, केरला भी है और तमिलनाडु भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंध्र प्रदेश इज हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा तट आंध्र प्रदेश का है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर तट की बात करें ओवरऑल तो गुजरात आ जाता है, लेकिन अगर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ये भी एकदम सही है, क्योंकि जो सबसे ऊंची साउथ इंडिया की चोटी है जो सब जानते हैं वो है अनाईमुडी, लेकिन वो जो अनाईमुडी है वो नीलगिरीज में नहीं है, वो अनाईमलाई हिल्स में है। तो इसका आंसर जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। उसके बाद नाथुला पास सिक्किम में है, बिल्कुल सही। और हीराकुड डैम है जो वो महानदी पर बना हुआ है, ये भी एकदम सही। तो इसका आंसर फिर से ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट पीक्स इज नॉट ट्रू? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, बिल्कुल सही। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज, बिल्कुल सही। कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, एकदम सही। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहां पर आपको ध्यान देना है कि महेंद्रगिरी तो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, इस जगह पर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक हमें गलत मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा? तो आपको ब्रह्मपुत्रा की कुछ ट्रिब्यूटरीज और भी जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि सुबनसिरी, मनस, लोहित और कपिली, ये चारों ही ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया गया तो वो कैसे बनाएगा कि सुबनसिरी और मानस हैं जो वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो लोहित और कापिली है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो आपको अगर ये पता है कि ये लेफ्ट वाली और ये राइट, तो वो घुमाए जितना भी घुमाएगा आप लोग हैंडल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आर नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर? नॉट पे ध्यान दीजिए, नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और इसका आंसर देखिए क्या है। मांडवी, जावरी, पेरियार और पंबा। तो मांडवी और जावरी, पेरियार, पंबा ये चारों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चिनूक पश्चिमी एशिया की धूलभरी आंधी, उत्तरी अमेरिका की सर्द हवा, प्रशांत महासागर का गर्म करंट, अफ्रीका की जनजाति। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चिनूक है आपकी धूल भरी आंधियां। ये कुछ धूल भरी आंधियां जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ पीक्स हो गई, कुछ प्लेट्यूज हो गए, कुछ रिवर्स हो गई, ये सारी चीजें कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जलधाराएं आपको सारी याद होनी चाहिए। ITCZ नॉर्मली अकर नियर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिका और एंटार्क्टिक सर्किल, और नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि ITCZ आपका इक्वेटर वाले रीजन में बनता है, क्योंकि यहाँ हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आपका इक्वेटर। अब आपको पता है कि हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बनती है, तो इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हमेशा हाई होगा, इधर भी हाई होगा। तो यहाँ से भी हवा जाती है और यहाँ पर कन्वर्ज होती है, यहाँ से हवा चलती है और यहाँ पर कन्वर्ज होती है। तो इस जगह पर ITCZ वाला पोर्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि दोनों हवा यहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका इक्वेटर। हु वाज द लीगल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर है BN राव। ये डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड? अपने संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने अलग अलग देशों से बोरो किए हैं, तो वही इसमें आपको करेक्टली मैच करना है, बताना है कि कौन सा हमने कहां से बोरो किया है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट तो हमने US से लिया है, लेकिन यहाँ पे तो UK बता रहा है, तो ये गलत हो गया। इमरजेंसी प्रोविजन हमने
जर्मनी से लिया है, एकदम सही। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, तो ये हो गया गलत। और उसके बाद कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर हो गया इसका ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। Which of the following schedule of the Indian Constitution will be amended if a new state is to be created in the Indian Union? अगर कोई नया राज्य भारतीय गणराज्य में शामिल करना है तो कौन सी अनुसूची में बदलाव किया जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो सबसे पहले तो आपको 12 के 12 शेड्यूल से याद कर लो, है ना। सीधे सीधे फैक्ट्स हैं और ये आपको याद होने चाहिए। इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल है जो हमारा, वो इंडियन यूनियन में जो भी चेंजेस होते हैं वो उसके बारे में डील करता है ना। सेकंड आपका सैलरी से संबंधित है, थर्ड आपका ओथ से संबंधित है, और ये राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? इस तरह के क्वेश्चन में कई सारे जो भी प्रोविजंस हैं इंडिया में वो किसी ना किसी लिस्ट में आते हैं, या तो यूनियन में आते हैं, या तो स्टेट लिस्ट में आते हैं, या तो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में से इनमें से कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस है जो, वो आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है। रेडियो है वो भी आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है। एजुकेशन और फॉरेस्ट ये दोनों ही आपके कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 14, 5, 74 और 17 पूरे पॉलिटी में टोटल मिला के लगभग 100 आर्टिकल ऐसे होंगे जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। सारे नहीं याद करने, लेकिन लगभग 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। खैर, इस क्वेश्चन को अगर डील करें तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। ओके, तो आंसर क्या हो गया अपना? ए का 2, देखो ए का 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, बी का 3 जो कि यहां पर मौजूद है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो आंसर इज राजस्थान का नागौर जिला ऐसा था जहां से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द PRI? है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सरकारिया कमीशन या अमिताभ कांत कमेटी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी हैं जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, है ना, PRI से डील करते हैं। वहीं सरकारिया कमीशन है जो वो आपका सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बारे में बताता है। और अमिताभ कांत कमेटी ये भी एक नई कमेटी है जो कि एनपीए से रिलेटेड बात करती है, और वो भी एनपीए फॉर द पावर सेक्टर। ओके, पावर सेक्टर के एनपीए से रिलेटेड बात करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ। पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, बोथ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। Which of the following article directs for the separation of executive and judiciary? ये डायरेक्टली लाइन उठी हुई है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कहां से? डीपीएसपी। डीपीएसपी आपको सारे याद होने चाहिए। वैसे भी अगर ऑप्शन में भी देखें हम तो इसको छोड़ के ये भी डीपीएसपी, ये भी डीपीएसपी और ये भी डीपीएसपी, तो आपको ये डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज से अक्सर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो सारे याद होने चाहिए। और ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इज आर्टिकल 50। कैग इज अपॉइंटेड बाय, कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैं आपको बता दूं कि कैग आर्टिकल 148 में मेंशन है और भारत के ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पर ही इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैग की मेन ड्यूटी भारत के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री लॉज के हिसाब से बनाए रखने की है। ओके, तो ये थी कैग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और अगर इस क्वेश्चन को हम डील करें तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके, इक्विपमेंट्स
यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। जब बीपी नपवाने जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो स्फिग्नोमीटर से जांच करता है बीपी की। कुछ डिस्कवरीज, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ साइंटिस्ट, इन सब के नाम आपको साइंस वाले पोर्शन में पता होने चाहिए, और डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी साइंस में आप देख रहे हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। Which of the following is the working principle of the washing machine? Washing machine, okay? Principle of centripetal force, principle of centrifugal force, principle of scattering और principle of reverse osmosis, okay? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स, है ना। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप गोल 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 घूम रहे हैं मान लीजिए किसी जगह पे, तो आपने देखा होगा अगर आप दौड़ रहे हैं गोल तो थोड़े से बैंड हो जाते हैं, या आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल थोड़ी सी बैंड हो जाती है। तो वो फोर्स जो आपको पीछे की तरफ से खींच रहा है उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है, यहां से जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल कहेंगे, और पीछे से जो आपको खींच रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एक सूडो फोर्स है, ओके। तो आंसर हो जाएगा इसका 20, प्रिंसिपल ऑफ। इफ एनीथिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, अगर कोई वस्तु घूमते हुए अंतरिक्ष यान से बाहर छोड़ी जाती है तो क्या होगा? वह वस्तु पृथ्वी से गिरेगी, वह वस्तु तेज गति से घूमने लगेगी, वह वस्तु धीमी गति से घूमने लगेगी, या वह वस्तु अंतरिक्ष यान के समकक्ष गति से घूमने लगेगी। इसका आंसर हो जाएगा मूव अलोंग द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, ओके, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी का इफेक्ट 0 होता है। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR ये इस मामले में लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन विच डायरेक्शन रेनबो इज सीन एट 12 नून, 12 बजे दोपहर के रेनबो किस डायरेक्शन से दिखता है? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। सॉलिड कैम्फर वेपराइजेज इनटू कैम्फर वेपर्स ड्यू टू वेपराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, क्योंकि ये जो ऊर्ध्वपातक ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या कोई भी सॉलिड चीज डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं तो डायरेक्ट लिक्विड से जो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। और क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें, देसी भाषा में अगर कहा जाए तो कोई भी गर्म चीज को अगर हम डायरेक्टली ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अगर इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूं तो मिश्री आपने देखी होगी। मिश्री में क्या बीच में धागा लगा रहता है और इधर उधर से क्रिस्टल्स उसके चिपके रहते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग गर्म करते हैं और फिर उसको धीमे धीमे ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन हमने देख लिया कि जब डायरेक्ट सॉलिड है जो वो वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है, सीधे बीच की स्टेज नहीं आती, इसमें लिक्विड वाली स्टेज गायब हो जाती है और सीधे अगर वेपर में कन्वर्ट हो रही है चीज तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? विटामिन ए, बी, सी और के। तो यहां मैं बता दूं विटामिन ए है जो वो है रेटिनॉल, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी आपका थायमीन, जिससे बेरी बेरी की नामक डिसीज हो जाती है। क्या नाम है? बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। क्या है इसका केमिकल नेम? थायमीन। ओके, विटामिन सी की अगर बात करें तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं अगर विटामिन के के बारे में बोले तो ये है फाइलोक्विनोन, 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 फाइलोक्विनोन। इनसे रिलेटेड डिसीजेस की बात करूं तो रेटिनॉल से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। रतौंधी जिसको हम बोलते हैं, रतौंधी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से क्या है कि खून का थक्का नहीं जमता है ना, नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड।
बायोटेक्नोलॉजी डू नॉट हैज इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ, डू नॉट, ये आपको बड़ा फोकस करना है, बायोटेक्नोलॉजी डू नॉट हैज इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और मरीन। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो बायोटेक्नोलॉजी अब ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बचा जहां पर उसने अपने पैर ना पसारे हों। लगभग सब जगह बायोटेक्नोलॉजी मौजूद है। तो बेसिकली होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी, पहले मैं बताऊं आपको। जब हम साइंस में पढ़ने वाले सिद्धांतों को यानी प्रिंसिपल्स को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको हम बायोटेक कह सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आप लोगों ने साइंस में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया, और जब हमने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीनेशन को डेवलप कर लिया तो ये हो गया बायोटेक, है ना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उस एप्लीकेशन जो हमने कभी उस प्रिंसिपल जो हमने कभी साइंस में पढ़ा था उसका यूज करते हुए सोशल हित में या बेनिफिट में हमने काम किया तो उसे बायोटेक्नोलॉजी किया। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करें तो हेल्थ एंड मेडिसिन, तो इसको हम कहते हैं रेड बायोटेक, ठीक है, रेड बायोटेक। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसे ग्रीन बायोटेक, और अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रे बायोटेक, ग्रे। ओके, और मरीन आई थिंक शायद सिल्वर होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें, मरीन सिल्वर। टोटल इसमें क्या है कि 10 तरह के होते हैं, 10 तरह के ये कलर्स हैं जो, तो ये इनका नाम से ही बुलाया जाता है कि रेड बायोटेक, ग्रीन बायोटेक, सिल्वर बायोटेक, ये सारे टोटल 10 तरह के हैं, ये अलग अलग फील्ड्स में हैं। और इन सारे फील्ड्स के एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो अगर बात करते हैं तो आपको बीटी कॉटन के बारे में आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, बीटी कॉटन, है ना। ये इसी की एक जीएम क्रॉप बोलते हैं इसको, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसमें प्लांट के जीन में थोड़ा सा चेंज किया गया है और अपने फायदे के लिए हमने प्लांट को डेवलप किया है। ओके, वहीं अगर हम हेल्थ और मेडिसिन की बात करते हैं तो बायोफार्मा, बायोफार्मा, ओके, बायोफार्मा। उसके अलावा अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एनवायरनमेंट, सतत विकास के लिए बेसिकली इसका यूज करना है, तो हम ऐसी चीजों का यूज करें जिससे क्या पॉल्यूशन वगैरह कम हो तो और सतत विकास होता रहे हमारा, ठीक है। तो जैसे बायोडीजल्स वगैरह हम बना रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए बना, लेकिन ये बना कैसे रहे, एल्गी वगैरह की यूज करते, तो ये सब किस में आ जाएगा, मरीन वगैरह में आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स हैं। Which of the following disease caused by the virus? एड्स, डेंगू, पोलियो या टाइफाइड। एड्स होता है HIV से, डेंगू होता है बिलियंस ऑफ वायरस से, ये इनके वायरस के नाम है जो इसको अटैक करते हैं ना, बिलियंस ऑफ वायरस। पोलियो होता है आपका पोलियो वायरस से, और टाइफाइड है जो ये बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस से। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तो गलत हो गया है ना, लेकिन इसके बैक्टीरिया का नाम तो आपको पता होना चाहिए, क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, TYPHIA, ओके, सैल्मोनेला टाइफी। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एसिड्स इज और आर ट्रू? तो HCl इज यूज इन द टैनिंग ऑफ लेदर, बिल्कुल सही, HCl का प्रयोग होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, और चमड़े की कमान में इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बारिश में नाइट्रिक एसिड घुला हुआ होता है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम इसको एसिड रेन भी बोलते हैं, एसिड रेन। कार की बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। सिट्रिक एसिड का प्रयोग भोजन परिरक्षक के रूप में होता है, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव की बात करें तो सिट्रिक एसिड बिल्कुल सही है, तो ये तो चारों ही सही हो गए, तो आंसर हो गया आपका ई। और अगर मैं नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करूं तो सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, सॉल्ट। आपने देखा होगा मम्मी लोग घर पे क्या करती है, अचार बनाती है और अचार बनाने में वो नमक लगा के रख देती हैं, क्यों, क्योंकि उससे क्या वो प्रिजर्व हो जाता है, फिर वायरस का और बैक्टीरिया का अटैक नहीं होता उसमें, है ना। तो वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव में सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव माना जाता है। अब हम कुछ देख लेते हैं बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार के एग्जाम से पहले आपको बिहार का सेंसस पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे लगभग 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 918। ओके, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई कहां पर? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, आरा में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसकी स्थापना हुई थी
दरभंगा में, दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अशफाक खान ने। ओके, अशफाक खान ने इसकी अध्यक्षता की। वो एक बैरिस्टर थे बेसिकली। ओके, इस संगठन ने इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में किस स्थान पर हुआ? मधुबनी, बक्सर, पटना सिटी या सहरसा? तो इनका हुआ है डुमराव, बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस विद्वान को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है? बिहार कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? विद्यापति को। बिहार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका समस्तीपुर में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ओके, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अब हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इसमें प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के खेल कहाँ संपन्न हुए के बारे में पूछ रहा है। तो अगर प्रथम की बात करी जाए तो आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अनुसार विवाद से विश्वास, ये योजना का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, एफडीआई से या फिर बैंकिंग से? तो इसका संबंध है प्रत्यक्ष कर से। और पिछली साल एक और योजना आई थी जिसका नाम क्या था, जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, उसका नाम था सबका विश्वास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका नाम सबका विश्वास था, कुछ विश्वास ही था उसका नाम। ओके, अभी ये विवाद से विश्वास जो आई है वो किसकी है? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ओके, सिप्री की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक मिलिट्री खर्च में कौन सा देश अग्रणी रहा? यूएसए, चाइना, भारत या जर्मनी? तो अगर इसमें टॉप मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा खर्चा किया है यूएसए ने, उसके बाद चाइना ने और उसके बाद भारत ने। ये तीन सीक्वेंस में लगे हुए हैं और इस क्वेश्चन में यहां पर अग्रणी की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा यूएसए। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किया जाता है? यूएनएसडीएसएन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और आज का आखिरी सवाल, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया? रतनलाल, राजेंद्र सिंह, रंजीत कुमार, जावेद अख्तर? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर इज रतनलाल। और यहां पर हमारा पहला मॉक टेस्ट खत्म होता है और आप लोगों का जो भी पार्टिसिपेशन, जो भी स्कोर रहा है इसमें, वो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और जल्द ही मिलेंगे अगले टेस्ट में 50 नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।